गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, जो कि जानना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप तापमान को जानेंगे तो ये पता चलेगा कि तापमान कैसे बढ़ता है, किस कारण से, और क्योंकि तापमान बढ़ने से जो है ग्लेशियर पिघलते हैं और उसके बाद फिर जो है जल स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण कुछ जो है द्वीप डूब जाते हैं। और जो है अगर तापमान बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इन सब को समझने में कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करेगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो को जो है जितने भी तापमान से रिलेटेड पॉइंट्स बन सकते हैं और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, इन सब सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर। तापमान क्या होता है? तो तापमान क्या होगा? वायुमंडल में जितने भी कण होते हैं, धूल कण, जलवाष्प और उसके बाद फिर गैस, वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं, धूल कण होता है और उसके बाद फिर जो भी जलवाष्प की मात्रा होती है, उसमें जो तापमान विद्यमान होता है, जो ताप ऊर्जा की मात्रा होती है, उसी को क्या बोला जाता है? और वही उसी को बोला जाता है तापमान। तो इसका मतलब वायुमंडल में जितने भी धूलकण, जलवाष्प और गैसें पाई जाती हैं, उनमें जो ऊर्जा होती है तापमान की, उसी के कारण जो है ताप ऊर्जा जो होती है, उसी को तापमान बोला जाता है। तो समझ गए तापमान क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस, धूलकण और जलवाष्प में विद्यमान ताप ऊर्जा की मात्रा को ही क्या बोला जाता है? तापमान कहा जाता है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में देखो, वायुमंडल का मैंने जो है पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें हम लोग जो है एक वीडियो किए हैं कि जो है प्रकाश पहले पहुंचता है, उसके बाद लाइटिंग बाद में होती है, जबकि टीवी में दोनों रहता है। उसमें मैंने मंडल के बारे में बताया। 5 तरीके का मंडल पाया जाता है: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, जो है मेसोस्फीयर और जो है आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो इतने मंडल पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जितने भी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में होता है। तो जितने भी ज्यादातर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जो भी, क्योंकि बरसात भी वही होती है क्षोभ मंडल में, तो इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा भी क्षोभ मंडल में रहेगी, धूलकण भी और गैसें भी सारे ज्यादातर जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऊपर जाने पर इनकी मात्रा कम होती जाती है। तो यहां से हम लोग ये समझते हैं कि तापमान किसको बोला जाता है, किस कारण से तापमान होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये सन है, सूर्य है। सूर्य से जो है धरती पर प्रकाश की किरणें आती है, वो किस रूप में आती है? लघु तरंग के रूप में प्रकाश की किरणें आती है। शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, ध्यान रखना, लॉन्ग वेव के रूप में नहीं, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। और इनके कारण जो है तापमान नहीं बढ़, इनके कारण जो है वायुमंडल का तापमान नहीं बढ़ता है। सूर्य एनर्जी आती है धरती पर, धरती उस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित होने के बाद फिर उस एनर्जी को धीरे धीरे वो क्या करता है? रिलीज करता है। धीरे धीरे रिलीज करेगा। अब देखो, धीरे धीरे जब रिलीज करता है, तो जब एनर्जी को रिलीज करता है तो जितने भी वायुमंडल में कण होते हैं, धूल कण होते हैं, गैसेस होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब इसको जो है ये छोड़ता है, रेडिएट करता है, तो क्या होता है? वो कण उस एनर्जी को धारण कर लेते हैं। और जब धारण कर लेंगे, क्योंकि वायुमंडल में क्या बहुत सारे कण हैं, वो एनर्जी को ले लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? तापमान का मान बढ़ जाता है। तो तापमान का मान डायरेक्टली रूप से सूर्य से आने वाली किरणों के कारण नहीं, सूर्य की किरणों के कारण नहीं होता है। जब सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और सूर्य की किरणें आती हैं लघु तरंगी के रूप में, और उसके बाद धरती जब उनको अवशोषित करने के बाद तृप्त हो जाती है, फिर उसके बाद फिर उसको रेडिएट करती है, निकालती है। और किस रूप में निकालती है? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, रेडिएशन के रूप में निकालती है। ये होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको बोलते हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, इनके रूप में निकालती है। इनके रूप में जब निकालती है तो क्या होगा? जो भी एनर्जी निकलती है यहाँ पर, क्योंकि धूलकण और जलवाष्प की मात्रा रहती है, वो इसको ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ तक, और ग्रहण करने के बाद फिर वायुमंडल के ही पार्ट रहते हैं, जिसके कारण वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये
किरणें ऊपर जाती हैं वैसे वैसे टेम्परेचर का मान जो है घटता जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो भी भारी कण होते हैं या फिर जलवाष्प की ज्यादा मात्रा जो होती है वो उसके नीचे वाले भाग में ज्यादा होती है, क्योंकि जितने भी भारी कण होंगे, जैसे भारी कण में आ गया जो है धूल कण, जो भारी रूप में रहते हैं वो क्या होंगे, वो धरती पर आएंगे। और उसके बाद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, ये भी जो है नीचे विद्यमान रहती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद फिर जितने भी धूल कण हो गए, धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या रहते हैं, यहीं पर विद्यमान रहते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे जो तो यहाँ का वायुमंडल क्या हो जाता है, सघन हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेंसर। और धीरे धीरे यहाँ पर गैस, जलवाष्प और धूल कण की मात्रा ऊपर जाने पर कम होती है, तो यहाँ पर कण की मात्रा कम हो जाएगी और ऊपर जाने पर बहुत ही कम हो जाता है। अब जो है जब धरती से एनर्जी निकलती है तो यहाँ पर सघन वायुमंडल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, धरती से निकलने वाली एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं ज्यादा मात्रा में, क्योंकि कण यहाँ पर ज्यादा है। जब ये ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तापमान का मान ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उतने ज्यादा कण नहीं होते हैं, जिस कारण से कण विरल होते हैं, विरल, तो वहां पर जो है कण की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे एनर्जी को कम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर 40 रहता है तो यहाँ का 30 हो जाता है, और इसके बाद ये ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर तापमान का मान घटता जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा वो नीचे धरती पर आता है, और धरती पर आने के कारण क्या होगा, सूर्य से एनर्जी जो निकलती है, सूर्य की एनर्जी जो धरती में जाती है अवशोषित होने के बाद जब निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो है इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी पॉल्यूशन वाले कण होते हैं जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, या फिर मान सकते हैं इंडस्ट्री से निकलते हैं, या फिर जो भी अगर देखा जाए जो भी साधन चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहां से जो धूल कण निकलते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वो नीचे ही रहते हैं और जो है धरती की एनर्जी को ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम ये लगातार देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ तक कि ठंडी में भी उतना ज्यादा ठंडी नहीं होती है, जो है ज्यादातर मात्रा में ज्यादा समय तक गर्मी ही रहता है, क्योंकि धीरे धीरे ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये समझ सकते हैं ये किस रीजन के कारण हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने तापमान को समझा क्या होता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सूर्य से आने वाली किरणों को जो बोला जाता है इंसोलेशन कहा जाता है, सूर्य तप कहा जाता है। जो सूर्य से किरणें अगर आती हैं तो किस रूप में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती हैं, और इनके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। लेकिन धरती में जो एब्जॉर्ब होती है सूर्य की एनर्जी, वो जब बाहर निकलती है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के कारण, तो उससे जो है वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हम लोग ये समझ गए किस कारण से वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए एक दो प्रोसेस और है, जैसे क्या है, एक जो है कृष्णिका सीमा हम लोग देखते हैं, कृष्णिका सीमा, इसको हम लोग समझते हैं, जिसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये क्या होता है, जैसे जो सूर्य की एनर्जी आती है, सूर्य की एनर्जी को जैसे मान लेते हैं कि जो भी कण हैं या फिर चट्टाने हैं वो सूर्य की एनर्जी को ग्रहण कर ली, लेकिन कब तक ग्रहण करेंगी, जब तक वो ग्रहण, जितना उनके पास क्षमता होगा ग्रहण करने की उतनी ग्रहण करने की करेंगी। तो जितनी अधिकतम क्षमता उनके पास होती है एनर्जी को ग्रहण करने की, उसी को बोला जाता है कृष्णिका सीमा। मतलब उससे ज्यादा वो नहीं ग्रहण करेंगी, उसके बाद फिर वो रेडिएट करती हैं। मतलब चट्टानों की एक सीमा होती है कि उतना हद तक वो गर्म हो सकते हैं, मतलब सूर्य से एनर्जी आता है तो उतना हद तक वो गर्म होंगे। और नहीं तो अगर इसका भी एग्जांपल आप देखना चाहें तो धूप में जब क्या रहता है, धूप में देखो जब रहता है तो छत पर चले जाओ तो छत पर देखते हैं छत गर्म हो जाता है, लेकिन वही शाम को भी वो ठंडा नहीं होता है। शाम को तो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। या फिर कुछ लोग अगर गर्मी में हमें लेटना रहता है तो हम पानी छोड़ते हैं उस पर, तो इसका मतलब धीरे धीरे वो टेम्परेचर को कम करता है, क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। और जितनी वो अधिकतम मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वही क्या कहलाता है, वही आदर्श कृष्णिका सीमा होगा।
वही आदर्श क्रिस्का सीमा होगा। उसके बाद फिर वो उसको रेडिएट करने लगती है, मतलब निकालने लगती है। तभी तो धीरे धीरे मतलब जैसे धूप होने जब समाप्त हो जाती तब भी 12-1 बज जाती है जो है उस जो है छत को ठंडा होने में, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी को निकालता है। और जिस जिस रेट में वो एनर्जी को निकालता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है, वही टेम्परेचर कहलाता है। उसी के कारण जो है वातावरण का टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूछा जाएगा कृष्णिका सीमा क्या होती है, तो सूर्य से आने वाली एनर्जी को जितना ज्यादा मात्रा में कोई जो है चट्टान या कोई पदार्थ एब्जॉर्ब कर सकता है उसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कृष्णिका सीमा। उसके बाद होने पर वो रेडिएट करने लगता है जिसके कारण ही टेम्परेचर बढ़ता है। एक और आता है आलबेडो। आलबेडो सूर्य से आने वाली वह मात्रा या वह ऊर्जा जो कि धरती के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जो कि धरती द्वारा अब्सॉर्ब नहीं होता है वो सीधा लौटा दिया जाता है वापस, तो उसको बोलते हैं आलबेडो। तो इस आलबेडो के कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना। जैसे क्या है केला दिया गया हमें 15 खाने के लिए, तो हमारे एनर्जी का स्रोत है, हमने 10 केला खा लिया, 5 केला जो है वापस कर दिए। तो इसका मतलब उस 5 केले के कारण उस 5 केला जिस रूप में था उसी रूप में है, कहने का मतलब उसको वापस कर दिया गया। तो ऐसे ही एनर्जी सूर्य से आने वाली एनर्जी का वह भाग जो कि बिना एब्जॉर्ब हुए सीधे वापस लौट जाता है उसको बोला जाता है आलबेडो। तो इन सारे टेक्निकल टर्मों को समझ गए। आलबेडो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, शॉर्ट वेव्स मतलब लघु तरंग, देव तरंग की कृष्णिका सीमा और आलबेडो। उसके बाद फिर ये जो है समझ गए। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर के बारे में अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से किस कारण से ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर का मान घटता है। तो बता देंगे ऊपर से नीचे जाने पर वातावरण में जो धूल कण और जलवाष्प की मात्रा होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। और कहने का मतलब जो वायुमंडल नीचे सघन रहता है धीरे धीरे विरल होता जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो धरती ने सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो ऊपर जो है रेडिएट होती है, तो जितने ज्यादा कण होंगे उतना ज्यादा एनर्जी होगी और उतना ज्यादा तापमान होगा, इसलिए नीचे का तापमान ज्यादा होता है, ऊपर का तापमान कम रहता है। ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर का मान घटता है। अब देखो टेम्परेचर को 3 पैमाने में मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है, फारेनहाइट में मापा जाता है, केल्विन में। और तीनों में रिलेशन ध्यान रखना, C/5, F-32/9 और K-273/5 ये हो जाता है यहाँ से। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस डिग्री सेल्सियस ताप पर सेल्सियस पैमाना फारेनहाइट पैमाने के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। नहीं है तो यहाँ पर x मान करके निकाल सकते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जैसे तापमान के मेजरमेंट के कुछ जो है पैमाने हैं, जैसे सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर है तो एक बार और देख लीजिए। अब हमें तापमान समझ में आ गया। यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि CO2 के कारण जो है तापमान की मात्रा कैसे बढ़ती है, क्योंकि CO2 भारी कण है, वो नीचे धरती पर रहता है और जब सूर्य एनर्जी निकलती है तो वो ज्यादातर मात्रा में ग्रहण कर लेता है और वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, जब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण जो ग्लेशियर होंगे, जो ग्लेशियर मतलब हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं या फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो ग्लेशियर रहते हैं वो तापमान, जब वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो वो पिघलेंगे और जब पिघलेंगे तो उसके कारण क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और जो भी समुद्र में द्वीप हैं, कुछ टापूज हैं, वो धीरे धीरे जैसे पापुआ न्यू गिनिया हो गया, उसके बाद बहुत सारे आइलैंड्स हो गए, उनकी डीपनिंग और एक के बाद एक द्वीप है जो कि न्यूजीलैंड के आसपास है। उसके बाद फिर जो है बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो कि समुद्र में ही जो है निकले ज्वालामुखी उत्पाद बने हैं। जब उनका जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब जलस्तर उनका बढ़ेगा तो जलस्तर बढ़ने के कारण जो है उन पर डूबने की संभावना रहती है और वो डूब जाते हैं। तो इसी कारण से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएशन को कम करें। साथ में इसके कारण भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम लोग एसी में जिसका यूज करते हैं, CFC गैस निकलता है, इसके कारण भी टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। और जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो जलस्तर बढ़ता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। कि जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो गैस की मात्रा बढ़ती है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है समझ गए, और ये तापमान किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें जो है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम करना चाहिए। और मतलब जो है इस तरीके से हमें पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं। अब इनका तापमान बढ़ने का रीजन क्या है? तापमान बढ़ने के रीजन में अगर देखा जाए प्राकृतिक कारण में, तो ये है कि ऐसा होता ही है, मतलब धरती के द्वारा रेडिएशन निकलता है, इसके कारण तो बढ़ेगा ही। साथ में मान लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो इसके कारण भी हो सकता है। सूर्य से कुछ आने वाली ज्यादा गर्मी, सूर्य से जब अगर किरणें आ रही हैं तो इससे भी कुछ हो जाएगा लघु तरंगों के रूप में 2-3%। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज्यादा मानव का योगदान। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? उद्योगीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ये भी हो गया। इसके बाद फिर जब धूल कण आते हैं, धूल कण कहने का धूल कण है, ये कैसे बढ़ते हैं? जब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इतनी सारी बाइक्स, इतना सारा मोटरसाइकिल, ये सब चल रहे हैं, कार, ट्रकें, इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड के कण निकलते हैं, इससे भी होता है। और उसके बाद फिर और उसका रेफ्रिजरेटर का यूज करने के बाद इससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। यहाँ सब ये सब, और उसके बाद फिर यहाँ पर युद्ध होती है, युद्ध होता है, तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर जो है अगर देखा जाए, इसको हम देख भी सकते हैं, यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध चल रहा था, तो इससे भी थोड़ा टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि भले ही उन दोनों के देश में युद्ध हो रहा है, लेकिन इससे ओवरऑल पूरे धरती पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद फिर जो है अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। तो हमें ज्यादातर मतलब पेड़ पौधों का झूमी कृषि, इससे भी जो है टेम्परेचर बढ़ता है। झूमी कृषि क्या होती है? एक जगह पर खेत को साफ किया, जंगल था वहां पर साफ किया, वहां पर खेती की, उसके बाद छोड़ दी, फिर दूसरी जगह, इस तरीके से जो है जंगल का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। तो वहां पर भी टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है, क्योंकि जंगल टेम्परेचर को कुछ कम करते हैं अगर जो है, और इनसे टेम्परेचर का मान कुछ कम रहता है। इसलिए हमें ज्यादातर क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए टेम्परेचर को कम करने के लिए, और रेफ्रिजरेटर इन सब का यूज कम से कम करना चाहिए। तो ये सब जो है टेम्परेचर से इफेक्टेड रहते हैं, और टेम्परेचर को हम कैसे कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। ये वीडियो एनवायरनमेंट के लिए भी है, उसके बाद साथ में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर इसके बारे में जानकारी रहेगी तो जो है हम लोग कुछ जो है एनवायरनमेंट को भी देखेंगे। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट स्वस्थ रहेगा, कहने का मतलब एनवायरनमेंट मतलब ज़्यादा गर्म इस तरीके से नहीं होगा, तभी मानव जीवन संभव है। ज़्यादा आवश्यकताओं के चक्कर में जो है अगर एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम उतना स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के स्वस्थ होने से हमारे स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी समझ सकें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।